दोस्तों, एक महिला दुनिया में अपने पिता और अपने भाई के बाद में अगर सबसे ज़्यादा किसी पे भरोसा करती है तो वो अपने पति पे करती है। दोस्तों, वैसे तो अगर किसी महिला से ये कहा जाए कि तुम फला फला व्यक्ति के साथ में कहीं रहने चली जाओ तो महिला साफ तौर से इनकार कर देगी। लेकिन एक पति एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसको वो पहले से जानती नहीं है, लेकिन जब उसके साथ में पत्नी के रिश्ते में आती है तो वो पति जहाँ भी उससे कहता है वो पत्नी उसके साथ आंखें मूंद कर चल देती है। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि जो पति अपनी पत्नी को कहीं लेके जाए रहने के बहाने या फिर किसी और वजह से, और उसके बाद में उस पत्नी के साथ में कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं कलंकित हो जाए। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि अपने गांव में रहता है और उसके बाद में ये शहर काम की तलाश में जाता है, और जब काम की तलाश में जाता है और वहां पे जाने के बाद में जब इसे ठीक ठाक काम मिल जाता है तो उसके बाद में ये अपनी पत्नी को वहाँ से गांव से अपने पास बुला लेता है, शहर बुला लेता है, ताकि अच्छी तरीके से जो पति पत्नी हैं ज़िंदगी बिताएं। क्योंकि पति अगर काम पे जाएगा और वहाँ से लौट के आएगा काम पे से तो उसको घर में खाना तैयार मिले, कभी चाय की तलब लगती है तो चाय मिले, कपड़े धुले हुए मिले, प्रेस करे हुए मिले। इस तरीके से वो सोचता है कि अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले आए। लेकिन उसके बाद में यकीनन इस व्यक्ति ने जो अपनी पत्नी के साथ में किया वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं उन सारे लोगों के कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं उनको आप लोग सुने। और आप लोग जो भी कमेंट्स करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका नाम वीडियो में लिया जाए, तो उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो लेटेस्ट पब्लिक होता है तो अगले दिन 5 बजे से पहले पहले जो भी कमेंट्स आ जाते हैं तो उनके कमेंट्स मैं वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूं। अन्यथा उसके बाद वीडियो शूट हो जाता है और कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं। बाद में लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा कमेंट्स नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। और यहीं पर दोस्तों एक इलाका पड़ता है, आप सभी लोग को पता है, बसंत कुंज। और ये इलाका जो है वो नॉर्थ जोन में पड़ता है। और इसी सोमवार सुबह के लगभग 10:10 के आसपास की बात है, सॉरी 8:10 के आसपास की ये बात है कि पुलिस थाने में एक फ़ोन पहुंचता है। और फ़ोन में पुलिस को बताया जाता है कि साहब, इसी बसंत कुंज इलाके में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मूसदपुर। वहीं पर एक महिला अपने कमरे के अंदर बंद है और वो इस तरीके से पड़ी हुई है जैसे बेहोश हो। अब उसके बाद में जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस तुरंत अलर्ट होती है। उसके बाद में वो एड्रेस लिख पाती है और अपनी टीम के साथ में पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जो जगह फ़ोन करके बताई गई थी। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस उस बसंत कुंज के मसूदपुर में पहुंचती है तो वहां पर जो एक घर है, एक कमरा है, उस कमरे का गेट जो है वो लॉक है। इस तरीके से जब खिड़की से देखा जाता है तो एक महिला पड़ी हुई है जो कि बेसुध है, एक तरीके से बेहोशी के आलम में है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस तरीके का माजरा देखते हैं, गेट तो बंद है, ताला पड़ा हुआ है, उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस गेट को तोड़ा जाए। और उसके बाद में उस गेट को तोड़ा जाता है। और गेट को तोड़ने के बाद में जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो देखती है कि जो महिला है एक तरीके से बेहोशी के आलम है। पुलिस उसकी नब्ज टटोलती है कि अभी कुछ जान बाकी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले पुलिस आनन फानन में वो जो महिला थी उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है, एक तरीके से हॉस्पिटल उसको पहुंचाया जाता है। और इधर इस पूरे कमरे को एक तरीके से सील किया जाता है और इस कमरे की बहुत अच्छे तरीके से जांच और एक तरीके से परख की जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कातिल हो और उसने इस महिला का कत्ल किया हो। उसके बाद में कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सबूत छोड़ दिया हो कि जिसके ज़रिए इस कातिल का पता चल जाए। उधर वो महिला जब हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर जैसे ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और जैसे ही उसकी नब्ज टटोल कर देखते हैं तो डॉक्टर तुरंत उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। अब महिला को मृत घोषित कर दिया था। इधर पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, अपनी पूछताछ कर रही थी। तो सबसे पहले पुलिस को एक तरीके से ये पता लगाना था कि जो मरने वाली महिला है ये कौन है। तो पता चलता है कि जो मरने वाली महिला है, इस महिला का नाम रेखा रॉय है और उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, जो कि रहने वाली है वेस्ट बंगाल की। जो गांव पड़ता है इसका पानीगिरी गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। अब पुलिस सबसे पहले जो आस पड़ोस के लोग थे, जो मकान मालिक थे और जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं, उन सबसे पुलिस ये पूछताछ करती है कि जो महिला है आखिर यहाँ पर कब से रह रही है और किसके साथ रह रही है। तो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि साहब, ये जो महिला है, जिस महिला का नाम रेखा राय है, उम्र 35 साल, ये लगभग 1 महीना पहले ही अपने पति के साथ में यहाँ रहने के लिए आई थी। लेकिन आज सुबह
जब काफ़ी देर तक कमरे का गेट नहीं खुला तो हम सब लोग परेशान हो गए और हमने देखा कि क्या हुआ इस कमरे के अंदर कि ये जो महिला है अक्सर सुबह सुबह 8-10 बजे के टाइम पे ये बाहर आ जाती है, लेकिन आज जो कमरे का गेट है ये बंद है। उसके बाद में हम लोग जाते हैं और जैसे ही खिड़की से देखते हैं तो ये जो महिला है एक तरीके से बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी और उसी समय हमने पुलिस को फ़ोन किया। अब दोस्तों पुलिस इन सारे लोगों के बयान दर्ज कराने के बाद में सबसे पहले ये देखने की कोशिश करती है कि आस पड़ोस कोई सीसीटीवी कैमराज वगैरह हैं या फिर नहीं। तो आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमराज भी पुलिस खंगालती है और पुलिस ये भी पता करती है कि ये जो इसका पति है आखिर ये कहाँ है। तो पता चलता है कि इसका जो पति है वो यहीं पर एक पेट्रोल पंप पे काम करता है। और उसके बाद में पुलिस तुरंत उस पेट्रोल पंप पे पहुंचती है, पता करती है कि जो व्यक्ति यहाँ पे काम करता था वो अब है या नहीं। तो पुलिस को पता चलता है कि जो व्यक्ति है यहाँ पे है नहीं। उसके बाद में पुलिस उस व्यक्ति का नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद में जैसे ही उसका नंबर डायल किया जाता है तो ये जो व्यक्ति था इसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब कहीं ना कहीं पति मौके से गायब है, ड्यूटी भी नहीं गया है और एक तरीके से पत्नी की हत्या हो चुकी है और पति का नंबर भी स्विच ऑफ है। तो पहले तो पति पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला कहीं लूटपाट का है या फिर कुछ और, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरीके से पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि अक्सर इन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ करता था। अब झगड़े के पीछे वजह क्या थी इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन झगड़ा हुआ करता था, इस तरीके की बात की पुष्टि हो जाती है। इसलिए पुलिस ये जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम विश्वनाथ राय था, इस व्यक्ति की तलाश जारी करती है और इसका जो नंबर था उसको एक तरीके से ट्रेस किया जाता है, इसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। चूँकि नंबर स्विच ऑफ होता है तो इस वजह से पता नहीं चल पाता है। आखिरकार पुलिस अपने मुखबिर भी एक्टिव करती है, अपनी टीमों को सक्रिय करती है और एक तरीके से सर्विलांस की मदद भी ली जाती है और पुलिस को ऐसा सुराग मिलता है कि ये जो व्यक्ति है ये राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में पुलिस अपनी एक टीम तुरंत राजस्थान भेजती है और राजस्थान जैसे ही पुलिस भेजती है, जो लोकेशन पुलिस को मिली थी उसी लोकेशन पर ये जो व्यक्ति था विश्वनाथ राय, इसको पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे दिल्ली बसंत कुंज के जो पुलिस थाना है वहाँ पर लेके आती है पूछताछ के लिए। और पुलिस सबसे पहले इससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है और तुम राजस्थान में क्यों रह रहे हो। और उसके बाद में पुलिस जब इस पर सख्ती दिखाती है और ये जब ये अपने बयान बदलता है तो शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद में जब ये टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी बताता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल ये जो व्यक्ति है ये बताता है कि उसका नाम विश्वनाथ राय है, जो कि वेस्ट बंगाल के एक जगह पड़ता है, पानागिरी एक गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला है। और कुछ साल पहले इसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अपनी पत्नी रेखा के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसी बीच में इनको एक बच्चा होता है। अब जब एक बच्चा होता है तो घर के खर्चे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये फैसला करता है कि काम बाहर करे। उसके बाद में ये दिल्ली आता है काम की तलाश में और वहाँ पर एक तरीके से कबाड़ बीनने का काम करता है, कूड़ा बीनने का काम करता है। इस बीच में अपने घर आता जाता भी है। इसी बीच में इसको एक और बच्चा हो जाता है। अब जब 2 बच्चे घर परिवार के अंदर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज के महंगाई के दौर में जब खर्चे बढ़ते हैं तो इंसान को अपनी आमदनी का सोर्स भी बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये जो व्यक्ति था एक सही सलामत नौकरी के लिए तलाश जारी करता है। उसके बाद में इसे यहीं पर बसंत कुंज के आसपास एक पेट्रोल पंप पर इसे नौकरी मिल जाती है। अच्छी खासी जब नौकरी मिल जाती है तो एक दिन ये अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी रेखा से कॉल करने के बाद में कहता है, क्या तुम दिल्ली आना चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम अपने पति के साथ रहो? तो पत्नी एकदम से तैयार हो जाती है, खुश हो जाती है। एक पत्नी अगर अपने पति के साथ रहती है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसको समझने वाला कोई व्यक्ति होता है, क्योंकि एक तरीके से ससुराल में जाने के बाद में अगर सबसे महत्वपूर्ण उसकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले करता है तो वो उसका पति होता है। और अगर पति ही ना समझे तो फिर आजकल का दौर है, आप लोग देखते हैं कि हर घर के अंदर सास ससुर के झगड़े, एक तरीके से ननद भाभी के झगड़े, ये चीज़ें बनी रहती हैं। लेकिन पति अगर अपनी पत्नी को समझाता है, अपने परिवार को समझाता है तो थोड़े दिनों के बाद में ये जो चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल हो जाती हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अब इसीलिए पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका पति है उसे दिल्ली रहने के लिए बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। फिर उससे कहती है बच्चों का क्या होगा? तो ये कहता है कि अभी नया नया काम लगा है और उसके बाद में तुम फिलहाल आ जाओ और उसके बाद में जैसे ही काम पूरी तरीके से सेट हो जाएगा हम अपने बच्चों को भी बुला लेंगे। तो 2 बच्चे थे जो कि यहीं पर वेस्ट बंगाल में अपने गांव में ही छोड़ देता है। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर दिल्ली में आ जाता है बसंत कुंज इलाके में और यहाँ पर जो मसूदपुर है वहीं पर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति था विश्वनाथ, दरअसल ये शराब का आदी था और ये आए दिन नशा करता था और नशा करने के बाद में
ये आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और इसी झगड़े की वजह से, जो इसी सोमवार वाले दिन की बात है कि रात के समय इन दोनों में झगड़ा हो रहा था, कि उसी बीच इसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को इसने अपनी पूछताछ में बताया कि पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ में अब अवैध संबंध थे और इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। और जब झगड़ा होता था तो पत्नी इस बात को लेकर एक तरीके से उससे ये नहीं कहती थी कि वो इन चीज़ों को छोड़ देगी, बल्कि उससे उल्टा झगड़ती थी। अब जब पत्नी मानने को तैयार नहीं थी और मैं ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा था, अवैध संबंध मैं अपनी पत्नी के बर्दाश्त न कर सका, जिसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी की गला घोट कर हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों, पुलिस इस पूरे केस में छानबीन कर रही है और जैसे ही सबूत इस व्यक्ति के साथ में मिलेंगे, जिस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी, हालांकि अवैध संबंधों की पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर अवैध संबंधों की फॉर एग्जाम्पल पुष्टि हो भी जाती है तो क्या इस पति को यह हक था कि अपनी पत्नी की हत्या कर दे? इसके पास बहुत सारे रास्ते थे। ये अपनी पत्नी को यहाँ से लेके अपने गांव चला जाता, या फिर एक बार उसके पत्नी के मायके वालों से इस बात की शिकायत करता, या फिर पत्नी को सही तरीके से समझाने की कोशिश करता। अगर उसके बाद भी पत्नी बाज नहीं आ रही थी तो उसके पास रास्ता था, ये अपनी पत्नी से तलाक ले सकता था, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कोर्ट इस तरीके की इजाज़त देता है कि अगर नहीं बन रही है तो किसी की जान लेने से बेहतर है कि उससे तलाक ले लो। लेकिन इस व्यक्ति ने क्राइम का रास्ता चुना और क्राइम का रास्ता चुनने के बाद में इसने इस तरीके से किया कि अपनी पत्नी की जान ही ले ली। ज़रा सोचिए, ये व्यक्ति तो अब जेल के अंदर चला जाएगा और जो पत्नी है इसकी, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उन दो मासूम बच्चों का क्या कसूर था? वो दो मासूम बच्चों के बारे में भी इस व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं सोचा। अब उन दो मासूम बच्चों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, किसके सहारे गुजरेगी, और लोग उन बच्चों से क्या कहेंगे कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया, और वो बच्चे किस तरीके का दर्द लेकर अपनी ज़िंदगी में बड़े होंगे। यकीनन दोस्तों, जब इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की क्राइम की घटनाएं निकल के सामने आती हैं, अब से 3 से 4 दिन पहले की ये कहानी है, तो बड़ा अफसोस होता है। एक बार को ऐसा लगता है कि आखिर ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, आखिर किस तरफ जा रहा है। लोग क्राइम का रास्ता इतनी आसानी से चुन रहे हैं और इतनी आसानी से हत्याएं कर रहे हैं, और जबकि पुलिस भी उन्हें उतनी ही आसानी से पकड़ रही है और उसके बाद में उन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जो है वो संभलने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस में जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें प्रिया वर्मा है, लिखती हैं मेरा नाम अंकित वर्मा है, मैं गोरखपुर का हूं और सर आपकी कहानी सुनने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। प्रिया वर्मा नाम से इनकी आईडी है और इनका नाम है अंकित वर्मा जी, जो कि गोरखपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में काशिफ खान है, लिखते हैं सर इस देश में बहुत सारे नए कानून बनते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने ट्रक ड्राइवर को लिए बनाया था, एनआरसी जैसे कानून और बनाना चाहिए। रेपिस्ट के लिए भी अगर कोई कानून बन जाता तो ये बहुत अच्छा होता। रेपिस्ट के लिए भी कानून है भाई, और कानून ऐसा है कि इनको जो सज़ा मिलती है ये देखने लायक होती है। उसके बाद में फौजिया खान है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आजकल रिश्तों का एतबार नहीं है, अल्लाह अपना रहम करे आमीन। तो फौजिया खान जी, आपने कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद। उसके बाद में प्रमोद कुमार जी हैं, लिखते हैं सर मैं हैदराबाद ननल नगर से हूँ और आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। आज हमारे दोस्त ओहो अन्ना का जन्मदिन है, नाम ज़रूर लेना। तो प्रमोद कुमार जी, जो आपके दोस्त हैं ओहो अन्ना, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुरजीत सिंह है, लिखते हैं गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप? उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, ऐसे ही बाप को जेल नहीं बल्कि फांसी देनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो हमारे चैनल पर जब से जुड़े हुए हैं, जब हमारे 100-200 सब्सक्राइबर थे, और अगर आपने मेरे बैकग्राउंड की तारीफ़ की है तो मैं आपका दिल से आभारी हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं सर आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ सर हमारा नाम ले लेना। सर मेरी वाइफ को आज आपकी कहानी सुनाया और उनको बहुत अच्छा लगा, वो कह रही हैं कि आपकी आवाज़ रोज़ सुनेंगी, और वो बोल रही थी कि ऐसी कहानियाँ मत सुनाया करिए, बहुत दुख होता है। ये सब सुनकर हमारा नाम ज़रूर लेना। मेरी वाइफ चंदा जी हैं, उनका भी नाम लेना सर, गॉड ब्लेस यू। तो समीर आलम जी, आप और आपकी जो वाइफ हैं चंदा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, प्यारा सा वक्त हमें दिया। नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी काफ़ी अच्छी है और आप काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाते हैं, भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में नवजोत सिंह हैं, ये लिखते हैं हेलो ब्रो, मेरे बच्चों का नाम लीजिए, मेरे बेटे का नाम खुशप्रीत सिंह है और बिटिया का जो नाम है ये नाम है सीरत गुरनूर राजबीर। तो आपके जो बच्चे हैं उनका नाम मैं आप लोग एक बार फिर से यहाँ पे लेता हूँ कि खुशप्रीत सिंह हैं जो कि इनके बेटे हैं, और जो बिटियाँ हैं उनका नाम
सीरत है और दूसरी बिटिया का नाम गुरनूर है और एक बेटे का नाम राजबीर है। तो आप सभी बच्चों को मैं दिल से बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने अपने पिताजी से कहा कि कहानी में मेरा नाम लिया जाए। उसके बाद में साहिल अंसारी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में यूज़र हैं गुफरान खाना मीठी से कहानी देखते हैं, भाई धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं, आप मेरा नाम नहीं लेते सर, मेरा नाम इरशाद अंसारी है। तो इरशाद अंसारी जी, मैंने आपसे कितनी बार आप सभी लोगों से कहा ही है, अगर आप भूल जाते हैं तो एक बार मैं फिर से कहता हूं कि आप जो भी कमेंट्स करा करें वो हमारा लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होता है अगले दिन 5 बजे से पहले पहले अगर कमेंट्स करेंगे उस लेटेस्ट वाली वीडियो पे, तो आपका किसी का कमेंट्स में मिस नहीं करूँगा। तो भाई आपका धन्यवाद। इरशाद अंसारी जी आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में मिथुन वर्मा है, लिखते हैं अब लोग रिश्ते पर विश्वास करेंगे, अब लोग किस किस रिश्ते पर विश्वास करेंगे। तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। अरशद चौधरी हैं, लिखते हैं क्या कोई रिश्ता बचा है जो तरबतर ना हो रहा हो। आरोपियों को एक तरीके से संस्कृत देश में तरक्की खूब कर रही है। तो आरोपी जो है वो दुनिया के हर कोने हर हिस्से में भरे हुए हैं भाई, लेकिन दुनिया का हर देश इन आरोपियों के खिलाफ लड़ रहा है। और दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि आज के दिन का ये जो वीडियो है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों आप लोग के जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट्स करा करें और दबा के हमारे वीडियो को शेयर भी करा करें, जिससे हमारा जो चैनल है ये ग्रोथ पे आए। अभी हमारा जो पहला वाला चैनल डिलीट हुआ था उसके बाद से इस चैनल पे अच्छा काम तो हमने किया है, अच्छी से अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोगों तक अच्छी क्राइम की स्टोरी और लेटेस्ट वाली जो क्राइम स्टोरी होती है वो सुनाएं। वरना मैं कुछ चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग तो हमारी वीडियो को उठाते हैं सेम टू सेम टिकटॉक बोल देते हैं, उसके बाद में आप लोग कहते हैं कि आप कहीं और से सुन के आ जाते हैं और हमारे चैनल पे आके बोलते हैं कि आपका कंटेंट हमने पहले कभी सुन रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स रहेंगे तो आपको जो लेटेस्ट क्राइम की कहानियाँ होंगी वो यहीं पर मिलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।